This book is allegorical novel in which the events that led to the Russian Revolution have been described, and the author has given a message to the society as to how the revolutions across the globe get corrupted because of ambitious leaders, and after the successful revolution, how they reap the benefit for themselves and the common masses who also make vital contribution do not get anything ultimately. And to describe this, the author has used several animals to depict the to represent different characters. The story begins from the मैनोर फार्म विच इज़ लोकेटेड इन लंदन इंग्लैंड. कहानी स्टार्ट होती है मैनोर फार्म में. मैनोर फार्म इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड को यहाँ पर हमने ऑथर ने पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करने का लिए यूज़ किया है. तो इंग्लैंड मीन्स एंटायर वर्ल्ड. तो वहाँ पर जो है मैनोर फार्म में एक जोन्स नाम का उसका मालक होता है. जोन्स जो है उस टाइम का जो रशियन फ्रेंच रिवोल्यूशन सॉरी रशियन क्रांति का जब समय है उसके पहले का जो गवर्नमेंट है उसको हम मिस्टर जोन्स के नाम से जानते हैं. तो ओल्ड मेजर नाम का जो ओल्डेस्ट पिग ऑन द मैनर फार्म जो है, ओल्ड मेजर जो है कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है. उसके साथ में ब्लू बेल, जेसी, पिंचर, ये 3 डॉग्स है. उसके बाद में बॉक्सर और क्लोवर है. बॉक्सर जो अनएजुकेटेड वर्किंग क्लास यानी कि लेबर क्लास उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड क्लोवर उसकी कंपेनियन है. शी इज़ अ फीमेल हॉर्स. एंड उसके साथ में मरियल है. मरियल एक इग्नोरेंट मासेस यानी उस क्लास को रिप्रेजेंट करती है. बेंजामिन एक डोंकी है जो समाज में के उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हमारे आसपास जो घटनाएं घटती है उसके बारे में कुछ लेन देन नहीं होता है और वो इनडिफरेंट रहते हैं. उस तरह का जो क्लास है वो बेंजामिन रिप्रेजेंट करता है. एक मोली नाम का कैरेक्टर है जो समाज में फंडी किस्म के लोग, एकदम मूर्ख किस्म के लोग जो रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. और एक मोजेस नाम का कैरेक्टर है. ये जो मोजेस है वो समाज के जो पोप्स होते हैं, ये जो धर्मगुरु होते हैं या धर्म के ठेकेदार बन के लोगों को ये बातें सिखाते हैं कि आपको जो है इस धरती पर न्याय नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको आपके मरने के बाद में उस जगह पर न्याय मिलेगा जिसको हम स्वर्ग कहते हैं. और ये सारे धर्मों में, सारे दुनिया में, सभी राज्य में इस तरह के मोजेस जो है वो धर्म के ठेकेदार बने बैठते हैं, और इनके द्वारा राजा लोगों को जो है बगावत करने से रोकने का काम करता है. तो किंग ऑलवेज स्पीक्स थ्रू पोप, ये जो कहावत है ये यहाँ पे हमें ऑथर ने इसमें दिखाया है. और पिलिंगटन जो है ये मैनोर फार्म का एडजॉइनिंग खेती का मालक है, यानी कि यहाँ पर जो है रशिया को एडजॉइनिंग जो भी नेशन है उसका गवर्नमेंट यहाँ पे हम पिलिंगटन के स्वरूप में देखते हैं. स्नोबॉल जो है ये ट्रॉटस्की नाम के जो लीडर है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जिन्होंने स्टालिन के साथ में मिलकर के ये क्रांति किया था रशिया में. फेडरिक जो कैरेक्टर है यहाँ पर ऑथर ने फेडरिक को हिटलर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है. तो हमने लास्ट वीक में हमने जो द बैटल ऑफ विंडमिल देखा था. इनफैक्ट इट वाज अ सेकंड वर्ल्ड वार. और हालांकि जिसे हिस्ट्री का थोड़ा जानकारी होगा, सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने जो है रशिया के ऊपर बहुत आक्रमण करके ऑलमोस्ट रशिया को पूरा हार के कगार तक पहुंचाया था, जैसा कि हमने लास्ट विंडमिल के बैटल में देखा है. लेकिन फिर से जो है स्टालिन ने लोगों को फिर से रीअटैक करने का एक हौसला बढ़ा के उसने रशिया को बचाया. तो इस तरह का ये स्टोरी है. और उसमें वैम्पायर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि जो नेपोलियन है उसे अपना ब्रोकर के तौर पर यूज़ करता है, और उसके द्वारा ही धीरे धीरे जो है बाकी जो नेशंस है उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रेड ट्रांजैक्शन खुद के फ़ायदे के लिए ये करता है, तैयारी करता है. एंड उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाला जो आज तक इस नॉवेल में जो कैरेक्टर मुझे लगा है वो है कैरेक्टर स्क्विलर का, जो कि प्रोपोगंडा मशीन का काम करता है. हमेशा जो आम जनता होती है, आम जनता को मिसगाइड करने का, और जो राजा होता है राजा के बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बातें करने का
यानी कि आज के ज़माने में हमारे जो गोदी मीडिया है वो यही काम करते हैं, उस तरह का एक कैरेक्टर है। उसके बाद में वहाँ पर काउज है, हेन्स है, पिगन्स है, शीप है, डॉग्स है, ये सारे जो कैरेक्टर है ये हमें इस कहानी में नज़र आते हैं। तो हमने देखा था पहले चैप्टर में जो ओल्ड मेजर है सबको उनका लाइफ क्या है इसके बारे में समझाता है। उसे सपना आता है, सपने में उसे क्रांति का गीत याद आता है और वो क्रांति का गीत सभी एनिमल को समझाता है और सभी एनिमल को उस क्रांति के गीत से, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के गीत से उनको प्रेरणा मिलती है क्रांति करने की, बगावत करने की। और ओल्ड मेजर उन्हें कहता है कि ये इंसान आपका दुश्मन है, इंसान खुद अपने हाथों से कुछ काम करता नहीं है, काम आप करते हो लेकिन मजे जो इंसान लेता है। और आप जो दिन रात काम करते हो उसके एवज में आपको क्या मिलता है, आपको इतना ही अनाज मिलता है कि जिससे आप सिर्फ जिंदा रह सको या आपके सांसों में सांसें चले, आपके आपके शरीर पर त्वचा रहे, इतना ही आपको अन्न जो है आपको मिलता है। लेकिन आदमी आपका पूरा पूरा जो काम है उसका जितना भी प्रोसीड है, उसका जितना बेनिफिट है वो अपने लिए रख लेता है। तो इस तरह से आप जो है, आपका लाइफ जो है स्लेवरी है, गुलामी है, आपका लाइफ जो है लेबरियस है एंड स्लेवरी है। तो इससे आपको अगर कुछ करना होगा, बाहर निकलना होगा, तो आपको क्रांति करनी होगी, आपको बगावत करनी होगी और आपको इक्वालिटी को स्थापित करना होगा। तो उसे ओल्ड मेजर जो है सबको बताता है कि ये आपको कभी ना कभी करना होगा, ये कब आएगी और कब होगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन सारे एनिमल को इसका बहुत प्रेरणा मिलता है। और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर फिर नेपोलियन और स्नोबॉल ये दोनों ऑर्गेनाइज करने का काम चालू करते हैं। इनकी मीटिंग्स चालू होते हैं। फिर मीटिंग्स में इन्हें बहुत दिक्कतें आती है, बिकॉज जो अनरूली क्लास है, जो अनएजुकेटेड क्लास है, उनको उनको ऑर्गेनाइज करना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। और उसमें जो है जो मोजेस है वो इन्हें अड़ताना निर्माण करता है, बिकॉज मोजेस लोगों को कहा करता है दूसरे प्राणियों को कि देखो उधर स्वर्ग में वो जो बादल, घने बादल है, उन बादलों के परे एक जगह है जिसका नाम शुगर कैंडी है। और उस शुगर कैंडी ऐसी जगह है कि जहाँ आपको मरने के बाद सभी प्राणी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई लेबर नहीं है, आपको कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ खाना है, आपको सिर्फ आराम करना है। तो यहाँ पर जो बातें आपको नहीं मिलेगी वो सब के सब बातें आपको वहाँ मिलेगी। यानी कि इस तरह लोगों को बताने से लोग अपने साथ में आम लाइफ में जो कुछ अन्याय होता है, जो कुछ इनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलता है, उसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि चलो क्या हुआ, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस तरह का दिक्कतें उन्हें नेपोलियन को और इसको आती है, स्नोबॉल को। फिर भी इसमें से निकलते हुए वो अपना काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम चालू रखते हैं एंड सक्सेसफुली उनके हाथों से एक क्रांति हो जाती है। और क्रांति इस तरह से हो जाती है कि जो इनका मालक है जोन्स है, वो कुछ दूसरे गांव में जाता है और वहाँ पर एक पार्टी में जा कर के शराब पीता है और शराब के नशे में उधर ही गिर जाता है और 2 दिन लौटता नहीं है। उसकी वजह से एनिमल जो है भूखे मरते हैं और भूख की वजह से एनिमल में थोड़ा सा बगावत का नज़ारा देखने को मिलता है। फिर आने के बाद में जैसा भी ये थोड़ा बगावत करते हैं, एक गाय जो है अपना स्टॉल तोड़कर बाहर आती है, तो उसको देख करके सारे प्राणी उसके पीछे अपने अपने स्टॉल को तोड़ करके बाहर निकलते हैं। फिर जोन्स और उसके आदमी जो है इन एनिमल को मारने को उतारते हैं। अभी पहले ही 2 दिन से भूखे और उसमें से इस तरह का ऊपर से मार, तो एनिमल का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और उधर ताबड़तोड़ उसी जगह पर सारे एनिमल जो है मिस्टर जोन्स को और उसके आदमी को मार भगाते हैं। और जोन्स को जो है अपना खुद का खेती छोड़कर भागना पड़ता है। उसके बाद में उसकी वाइफ जो है वो भी चुपके से भाग जाती है और उसके बाद में जो धर्मगुरु है मोजे से उस जगह से भाग जाता है। और फिर ये जो एनिमल्स है उस एनिमल लोगों ने क्रांति किया है, क्रांति का फिर वो गीत गाते हैं, उसका बहुत नज़ारा देखने वैसा होता है। फिर वो 7 कमांडमेंट्स लिखते हैं। 7 कमांडमेंट्स लिखने के बाद में उस जो मैनोर फार्म है, मैनोर फार्म का नाम बदल करके अब उन्होंने एनिमल फार्म रखा गया है। और एनिमल फार्म जो है अभी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का ही राज होगा और वहाँ पर कोई इंसान यानी कि 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी का कोई राज नहीं होगा। और सारे एनिमल जो है बहुत खुश हो जाते हैं कि जो बात उन्होंने कभी सपनों में सोची थी, कभी क्रांति का गीत सुना था, वो उनके हाथों से बात हो जाती है। इस तरह से जो है क्रांति होने के बाद में धीरे धीरे
एनिमल्स वहाँ पर एक विंड मिल क्रिएशन करने का बात चलाते हैं। और विंड मिल क्यों होना चाहिए? तो विंड मिल के द्वारा बहुत सारे काम जो है वो लेबर जो है वो कम होकर उससे इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होगा, बहुत सारे मशीन का निर्माण होगा। तो प्राणियों को जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत कम हो जाएगी, यानी कि आदमी का लाइफ जो है वो कम लेबोरियस होगा। ये एक आइडिया होता है स्नोबॉल का। लेकिन धीरे धीरे क्रांति होने के बाद में अभी स्नोबॉल और नेपोलियन में एक टसल पैदा होता है कि एक्चुअल में कौन पावर लेना चाहिए, किसके हाथ में सत्ता आनी चाहिए। तो फिर स्नोबॉल को हर बात के लिए अपोज करने का काम जो है नेपोलियन करता है। और नेपोलियन का एक दूसरा एक पीग होता है स्क्यूलर, वो हमेशा जो है नेपोलियन के साइड में बात करता है। नेपोलियन जो भी कहता है वो लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। और इन्होंने चुपके से एक बकरियों का झुंड बनाया है ताकि जब भी स्नोबॉल अपनी आइडियाज इनके सामने रखे तब उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये नेपोलियन के सपोर्ट में जो है उनका ब्लीडिंग चालू होता है। वो कहते हैं कि हमेशा 4 legs आर गुड, 2 legs आर बैड। तो ये इनका नारा होता है, ये हमेशा जानबूझकर किया जाता है। उसके बाद में एक बार जोन्स फिर से अपना जो फार्म है उसको फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास करता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध में स्नोबॉल जो है वो खुद वहाँ पर लड़ता है और वो जख्मी होता है। और बड़े ताकत के साथ में मिस्टर जोन्स के लोगों को वहाँ से फिर से मार के हकाला जाता है। और इस युद्ध में नेपोलियन या स्क्यूलर या दूसरा कोई पीक जो है कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो लड़ने वाले कौन होते हैं? बॉक्सर होता है। बॉक्सर खुद वहाँ पर घायल होता है और स्नोबॉल घायल होता है। तो इस युद्ध में, युद्ध होने के बाद में इसको बैटल ऑफ काउशेड का नाम दिया जाता है। और बैटल ऑफ काउशेड का जो दिन है उस दिन को एनुअल एनिवर्सरी का फॉर्म में सेलिब्रेट करने का भी डिसाइड होता है। एंड उसके साथ में रिबेलियन का जो डे है उनका, जिस दिन क्रांति हुआ उस दिन का, और दूसरा बैटल ऑफ काउशेड का, ये दोनों जो दिन है साल में सेलिब्रेट करने का एक तरह से ट्रेडिशन बन जाता है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ने के बाद में फिर विंड मिल का जो इशू है उसको लेकर के प्रोटस की स्नोबॉल एंड नेपोलियन का दोनों का स्पीच होना होता है। क्यों? तो इस बात को लेकर के 2 डिवीजन बन जाते हैं। अभी 2 डिवीजन को अगर तुमको इनोनिमसली एक पार्टी में अगर कन्वर्ट करना है तो डेमोक्रेटिकली एक दिन मुकर्रर होता है। और उस दिन को जो है स्नोबॉल एक उसका एक फार्म हाउस में एक जगह होती है, वहाँ पर पूरा प्लान करता है, पूरा ड्राइंग करता है। और उस ड्राइंग को, प्लान को एक अच्छे शब्दों में लोगों को समझाने के लिए उसका पूरा तैयारी करता है। लेकिन चुपके से जो है नेपोलियन पहले दिन वो जाकर देखता है इसने तो बहुत अच्छा तैयारी किया और ये अगर जाकर अगर लोगों को सारी बातें बताएगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो ये अपना एक अलग किस्म का प्लान बनाता है। मीनवाइल क्या होता है, ये जो ब्लू बेल, पिंचर एंड जेसी, ये जो डॉग्स है, इनके कुछ पपीज होते हैं। तो नेपोलियन इन 9 पपीज को जो है चुपके से लेके जाता है और एक प्राइवेट जगह पे उनको बड़ा करता है। और वो दिन आता है डेमोक्रेटिकली विंडमिल बनेगा या नहीं बनेगा इसका। तो जैसे ही स्नोबॉल का स्पीच चालू होता है तो इतना पैशनेटली वो सबको इमोशनलाइज करता है, सेंटिमेंटलाइज करता है कि सारे के सारे जो है प्राणी उसके फेवर में आते हैं। तभी इमीडिएटली जो है अचानक से ये जो 9 पपीज है वो चुपके से जिन्हें ग्रो किया गया है एक बड़े खतरनाक किस्म के बन जाते हैं। तो नेपोलियन के कहने पे वहाँ पर आके टपकते हैं और फिर अचानक से वो स्नोबॉल के ऊपर हमला करते हैं। तो स्नोबॉल को जो है वहाँ से भागना पड़ता है। और स्नोबॉल भागने के बाद में वो जो सारे कुत्ते हैं उनका खौफ एक तरीके से पूरे जो दूसरे प्राणी है उनके ऊपर बैठ जाता है। एंड बैठने के बाद में नेपोलियन पूरा अपने हाथ में वहाँ का लेता है और एक तरीके से जो है अभी फुल प्लेज्ड हुकुमशाह बनने का उसका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी इसके खिलाफ में जो लोगों में जो भी कुछ गुस्सा होगा, जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, उसे किनारा लगाने के लिए स्क्यूलर को काम पे लगा जाता है। फिर स्क्यूलर जो है वो कहता है कि स्नोबॉल गद्दार था, स्नोबॉल ने नेपोलियन की ही आइडिया को चुरा के लिया था। हालांकि जो विंडमिल बनाना है वो नेपोलियन की ओरिजिनल आइडिया थी, लेकिन स्नोबॉल जो है वो उसे चुराता है। इस तरह से जो है
स्नोबॉल को बदनाम करने का काम यहाँ पर चालू होता है। मीनवाइल जो है ये एनिमल फार्म बनने के बाद में जो एडजॉइनिंग नेशंस है या वहाँ के जो फार्म्स है उनमें ह्यूमन सोसाइटी में चर्चा चालू होती है कि ये जो एनिमलिज्म है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज्म है, ये फेल होने वाला है। एंड कभी ना कभी ये लोग अपने फार्म को मैनेज नहीं कर पाएंगे और इनका खुद में झगड़ा लगेगा, ये भूखे मरेंगे, इस तरह की चर्चाएं होती है। यानी कि ऑथर हमको ये समझाता है कि जब कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट थ्योरी को जब स्प्रेड किया कार्ल मार्क्स और उनके लोगों ने, तब बाकी का जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म्स था, डेमोक्रेसी बोलो या मोनार्की बोलो, तो इन लोगों ने इस कम्युनिज्म को बदनाम करने के इस तरह से कुछ काम किए थे। तो ये भी यहाँ पे देखने मिलता है। तो फिर विंडमिल काम चालू होता है बनने का आगे चल के। फिर विंडमिल बनते बनते ही अचानक से एक रात में कुछ आवाज़ आती है और किसी को कुछ खबर नहीं होती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो सवेरे उठते हैं तो उठकर देखते हैं कि इनका जो विंडमिल है वो एकदम गिर पड़ा है और धराशायी हो चुका है। फिर नेपोलियन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है और इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करता है कि सबसे आगे चल करके इधर से उधर घूमता है, उधर से उधर घूमता है, सूंघता है, यानी जैसा उसे कुछ सूंघने को मिल रहा हो, और अचानक से डिक्लेयर करता है कि ये जो काम है वो स्नोबॉल का है और स्नोबॉल को फिर से बदनाम करने का यहाँ पे एक दूसरा एक मौका मिलता है। फिर विंडमिल आदि गिरने के बाद में, पूरा धराशायी होने के बाद में, फिर से जो है विंडमिल का काम फिर से स्टार्ट होता है। तो विंडमिल का काम आगे बढ़ने के बाद में ऑलमोस्ट विंडमिल खड़ा होता है। उसमें कई सारी दिक्कतें होती है, बीच में एनिमल्स को कई सारे एक्चुअल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बिकॉज उनका राशन कम करता है। फिर स्क्विलर उन्हें समझाता है कि देखो काम में ही प्राइड है, वर्क कल्चर इज द ओनली प्राइड, आपको सबको त्याग करना पड़ेगा, आपको सबको राशन में कटौती मानना पड़ेगा और आपको विंडमिल बनाने के लिए सभा करना पड़ेगा। फिर भी खाना कम गिरता है तो फिर एक निर्णय लिया जाता है कि जो मुर्गियां है उनके अंडे बेच करके अंडों से जो है राशन लाएंगे, तब तक नॉर्मल पोजीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हेंस होती है वो उसको अपोज करती है और इनको हमेशा नेपोलियन के द्वारा, स्क्विलर के द्वारा ये सिखाया जाता है कि आपको जो है हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यानी कि एनिमल फार्म के लिए, उसको बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बातें तो सुनते हैं लेकिन इनको कभी लगता नहीं कि एक एक्चुअल में दिन ऐसा आएगा कि उस दिन उन्हें ये सब करना होगा। तब उनमें से जो आवाज़ आती है बगावत की, तो उन्हें स्क्विलर को आगे करके स्क्विलर के द्वारा उन्हें समझाया जाता है। और स्क्विलर जब भी बात करता है पूरे वहाँ पूरे बुक में जहाँ जहाँ पे उसका ऐसे भी चलता है, ही इज़ ऑलवेज एबल टू मिसगाइड एंड कन्विंस एवरीबडी। तो फिर हेंस भी जो है तो एकदम चुपचाप हो जाती है। और फिर बीच में ये देखने को मिलता है कि इनके जो नॉर्मल डेमोक्रेटिकली मीटिंग होते थे, धीरे धीरे संडे के दिन की मीटिंग खत्म होते हैं और धीरे धीरे इनके बैठने की जो पोजीशन होते हैं इक्वालिटी के साथ में, वो चेंज होता है। फिर धीरे धीरे एक ऊपर का हिस्सा, यानी कि दरबार में जिस तरह से राजा बैठता है उस तरह का एक पोर्शन बन जाता है। वहाँ पर नेपोलियन खुद अकेला बैठता है, बाकी सारे एनिमल नीचे बैठते हैं और नेपोलियन जहाँ बैठता है उसके इर्द गिर्द जो है वो कुत्ते जो है उसके बड़े खूंखार भयानक रूप करके बना बैठते हैं, ताकि जो भी आवाज़ करेगा उसके ऊपर झपटने का। तो धीरे धीरे सारे एनिमल में एक कुत्तों के लिए डर बन जाता है। और इसके खिलाफ में कुछ पिग्स होते हैं, वो थोड़ा सा बगावत का काम करते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज बाकी जो क्लास है वो अनएजुकेटेड है और उनको समझ में नहीं आता है। बीच में जब बगावत क्रांति होने के बाद में इनको सबको सिखाने के लिए कुछ कमेटी भी स्थापन होती है, जैसा कि एक कमेटी फॉर एजुकेशन स्थापित होती है। लेकिन एक्सेप्ट दो और तीन, यानी कि बेंजामिन को छोड़ के, क्लोवर को छोड़ के और मरियल को छोड़ के, बाकी जो प्राणी है वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। एंड जो बॉक्सर है वो काम में तो सबसे बढ़िया होता है, लड़ने में बढ़िया होता है, लेकिन वो बेचारा ABCD का डी जो है, डी के आगे बढ़ नहीं पाता है। तो देयरफॉर वो जो है अनएजुकेटेड लेबरिंग एंड वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इनको दिक्कतें आती है। फिर भी विंडमिल फिर से खड़ी होती है और इस दौरान फिर से उन्हें ये जो दिक्कतें आती है विंडमिल खड़ा करने में, उसके पहले फिर फुल फ्लेज्ड जब इसके हाथ में, पूरा नेपोलियन के हाथ में पावर आता है, तो धीरे धीरे जो है वो अपन खुद सामने ना आते हुए स्क्विलर के जरिए जो भी ऑर्डर्स देने होते हैं वो ऑर्डर वो देता है। और
जो भी ऑर्डर नहीं मानेगा उसमें उसका राशन कटौती, उसका पानी कटौती, उसका जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें कटौती चालू करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि ये संडे का काम फिर से संडे का छुट्टी रद्द होता है, संडे को भी सबको काम पे लगाता है और कहता है कि जो भी संडे को नहीं आना चाहेगा तो उसका ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आएंगे तो आपका जो राशन है वो कट हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली कंपलसरी चीज़ बनाता है। और इसमें जो भी अपोज किया तो उसका एक तरीके से जो है ये एक लिस्ट बन जाता है। और वो लिस्ट बनने के बाद में एक दिन अचानक से सारे प्राणियों को बुलाने का ऑर्डर देता है, साथ में एक पूरे कुत्ते को लेकर आता है और उस जगह पर जो है जो इसके खिलाफ में बगावत करने वाले जो 4 पिग्स होते हैं छोटे, उन पे हमला किया जाता है और उनको काट के उनसे कन्फेस किया जाता है, करवाया जाता है कि उन्होंने जो है ये बगावत का जो प्रयास किया था वो स्नोबॉल के कहने पे किया था। और फिर उसको उसके बाद में इमीडिएटली उसे वहाँ पर कुत्ते के द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद में जो हेंस होती है जो बगावत करती है अंडे नहीं देने के लिए, तो उनको बाद में उनसे कहला जाता है कि हमने भी जो बगावत किया था उसको हमने स्नोबॉल के कहने पे किया था, तो वहाँ पर उन्हें भी मार दिया जाता है। इस तरह से फिर सभी प्राणियों को जोर ज़बरदस्ती धमका के किसी को और कुछ कहना है, किसी को और कुछ कन्फेस करना है, तो जो जो कन्फेस करने आता है सबको वहाँ पर स्लॉटर किया जाता है, स्लेन किया जाता है। तो ये होने के बाद में सभी एनिमल में एक शौक लग जाता है कि क्या हम इस दिन के लिए हमारे भाइयों को, हमारे बंधुओं को हमारे आंखों के सामने कत्ल होने के लिए क्या हमने इसलिए ये बगावत किया था। फिर भी अभी इनमें एक खौफ बैठा है, नेपोलियन के साथ में 9 कुत्ते हैं और स्क्विलर उन्हें हमेशा आके पटाता है और इस तरह से जो है वो बेचारे चुपचाप लेबरियस बनकर काम करते रहते हैं। और सेकंड व्हील जो है वो बन जाता है बड़ा अच्छा सा, एकदम पहले से दो गुना वाल उसके बन जाती है ताकि वो फिर से गिर ना सके किसी रीज़न से। ये सब काम चल रहा होता है तो तब बीच में नेपोलियन का और फेडरिक का कुछ अंदरूनी लेन देन का बात चलता है। उनको टिम्बर बेचने का काम होता है, टिम्बर का एक बहुत बड़ा गट्ठा, और पिलिंगटन को बेचने का या फिर फेडरिक को बेचने का, इस तरह का एक उसके सामने पजल होता है। तो फेडरिक जो है ये परचेस करने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन जैसी कीमत चाहिए वैसी कीमत देने को तैयार नहीं होता है। इसके लिए ये ड्रामा ऐसा करता है कि पिलिंगटन को ही बेचा जाएगा और फेडरिक हमारा दुश्मन है और दुश्मन के लिए उसके बारे में गलत धारणाएं बनाने के लिए इनका जो पिगन होता है, पिगन का जो ग्रुप होता है, उन्हें भेजा जाता है। इनका जो स्लोगन होता है मैन डेथ टू मैनकाइंड, उसको बदल करके डेथ टू फेडरिक नाम का स्लोगन में परिवर्तन करके भेजा जाता है। इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि फेडरिक अचानक से तैयार हो जाता है कि इसका मुंह मांगा जो दाम है वो देने को तैयार होता है टिम्बर का। फिर एग्रीमेंट होता है, बाद में फिर अचानक से ये कहा जाता है कि हमने ये इसीलिए किया था कि हमें जो कीमत चाहिए वो कीमत फेडरिक देने को तैयार हो सके। और जब फेडरिक तैयार होता है तब ये बताया जाता है कि अभी डेथ टू फेडरिक के जगह पे डेथ टू पिलिंगटन होगा। और उसके बाद में टिम्बर बेचा जाता है। टिम्बर बेचने के बाद में पैसा मिलता है, ये एकदम खुश हो जाते हैं। और स्क्विलर तो बोलता है कि वाह वाह वाह, नेपोलियन कितना कन्निंग है, कितना मतलब डिप्लोमेटिक है, कितना खतरनाक है, उसने फेडरिक को अपने टर्म्स पे ला करके अपना काम किया है। लेकिन उसी दिन रात में एक न्यूज़ सामने आती है, अचानक से ये सामने आता है कि जो पैसा दिया होता है, जो करेंसी नोट्स होते हैं फेडरिक ने दिए हुए, वो सब के सब फेक या बोगस होते हैं। और इमीडिएटली फिर नेपोलियन वहाँ पर एकदम गुस्से में आता, बोलता है कि अभी उसको जिंदा पकड़ के लाओ और उसको जब भी वो मिलेगा फेडरिक, उसे हम जिंदा जलाने का, बॉईल करने का जो है उसको पेनल्टी देता है, डिक्लेयर करता है। अब उसी दौरान जो है फेडरिक अपने लोगों के साथ में कम से कम एक 15 लोगों के साथ में और गन्स के साथ में हमला करता है उस फार्म हाउस पर। और वहाँ पर बहुत बड़ा बैटल होता है। बैटल में एनिमल जो है वो ठीक तरह से लड़ नहीं पाते हैं बिगिनिंग को, और उनके गन्स के पेलेट के सामने जो है एनिमल जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और वहाँ से उनको भागना पड़ता है। उतनी में ही जो विंडमिल जो बन के खड़ी है, उस विंडमिल को गिराने के लिए फेडरिक के जो लोग हैं उस वाल के नीचे होल गिराते हैं छन्नियों से, और वहाँ पर बारूद भरा जाता है। और बारूद के फटाके से, ब्लास्ट से पूरा विंडमिल को फिर से गिरा जाता है। विंडमिल एकदम धराशायी हो जाती है और ये देख के सारे प्राणी जो है एकदम मायूस हो जाते हैं। उनका पूरा मेहनत का जो काम किया होता है वो पूरा एकदम फिर से धराशायी हो जाता है।
और इस चीज़ से जो है उन्हें उनके सामने फिर से इस बात को खड़ा करना, विंडमिल को खड़ा करना एक बहुत बड़ा एक ऑनर का बात होता है, ताकि इनके खिलाफ में जो नेबरिंग फार्म का जो लोग है, ह्यूमन सोसाइटी है, ये तो हमेशा इन्हें बदनाम करने के लिए तुले है। तो अगर हम विंडमिल अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर से हमें बदनाम किया जाएगा। इस रीज़न को लेके, मतलब इतना हमारा मेहनत का काम जो है इन्होंने फ्रेडरिक ने उसको तोड़ दिया, इस बात का जो गुस्सा होता है वो गुस्सा उनका इंस्पिरेशन बन जाता है उसी जगह पर। और ये जो छुप कर बैठे हुए एनिमल अब ये जो विंडमिल को गिरता हुआ देखने के बाद में फिर से बाहर निकलते हैं और बड़े वेंजेंस मैंने कि बदला लेने के भाव से लड़ते हैं। और वहाँ पर जो है अचानक से बाजी पलट जाती है और जो फ्रेडरिक है उसके लोगों को पूरा ये एनिमल घेराव डालते हैं। और इसी भी युद्ध में जो है जो नेपोलियन है वो एनिमल पे बैटल फील्ड पे नहीं है, बल्कि पीछे कहाँ ठहर के वहाँ से डायरेक्शन दे रहा है। स्क्यूलर तो इस युद्ध में पिक्चर में नज़र ही नहीं आता है। तो इस तरह से फिर भी जो एनिमल्स है जो एक्चुअल में काम करते हैं उनका ही मेहनत होता है तो उन्हें ज़्यादा दर्द होता है। तो वहाँ पर फ्रेडरिक को और उसके लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये भी युद्ध ये एनिमल्स पूरा जीत लेते हैं। जीत लेने के बाद में फिर वहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता है एंड सेलिब्रेशन में ये ठहरा जाता है कि युद्ध का नाम क्या दे। तो युद्ध का नाम रखा जाता है बैटल ऑफ विंडफील्ड। एक्चुअली ये जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का किस्सा है, जिससे ऑथर ने इसमें विंडमिल बैटल ऑफ विंडमिल के जरिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। और उसके बाद में इस युद्ध के बाद में यहाँ पे डेकोरेशन क्रिएट किए जाते हैं और ये डेकोरेशन जो है नेपोलियन खुद को अपने आप को देता है। और उसके उसके पहले जो होता है एक्चुअल में जो पहला युद्ध होता है उस युद्ध में दो डेकोरेशन क्रिएट किए होते हैं कि एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, एनिमल हीरो सेकंड क्लास। जो कि एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास मिला होता है स्नोबॉल को, जो कि उधर सेनापति के तौर पर लड़ा था बैटल ऑफ काउशेड में। एंड बॉक्सर को भी मिला था एनिमल हीरो सेकंड क्लास। लेकिन उसके बाद में जो है डिक्टेटर बनने के बाद में नेपोलियन अपने आप खुद ही दो डेकोरेशन देता है, एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, एनिमल हीरो सेकंड क्लास। उसके बाद में इस युद्ध में अभी तीसरा एक डेकोरेशन वो क्रिएट करता है, वो डेकोरेशन अपने आप खुद को देता है। तो इस तरह से अभी वो जब भी बाहर निकलता है तो अपने जो डेकोरेशन है उन्हें अपने छाती पे लगाकर, बैच के द्वारा लगाकर, मेडल लगाकर घूमता है। हालांकि नाइदर पहले वार में या दूसरे वार में वो लड़ा नहीं होता है। अभी विंडमिल का कार्यक्रम फिर से आगे बढ़ता है और बॉक्सर जो है पहले से थोड़ा सा अभी कमज़ोर सा होता है और उसके कंपेनियन जो है क्लोवर वो उसे समझाती है, उसका जो फ्रेंड है बेंजामिन वो भी उसे समझाता है कि अभी तेरा एज जो है बढ़ गया है, तेरा शक्ति, तेरा ताकत अभी धीरे धीरे कम होता है, तो आप थोड़ा सा तुम्हें अपने अपने शरीर के और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन बॉक्सर जो है वो बेचारा अनएजुकेटेड वर्किंग क्लास है, उसे सिर्फ एक ही उसका पर्सनल नारा होता है, आई विल ऑलवेज वर्क हार्डर। एंड दूसरा एक उसका नारा होता है, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। तो फिर से वो काम को लग जाता है विदाउट इवन टेकिंग सीरियसली द एडवाइस ऑफ हिज कंपेनियन। तो अचानक फिर एक दिन न्यूज़ आता है कि बॉक्सर कहीं पर गिर गया है। तो वहाँ पर ये सब लोग भागते हैं, उसकी कंपेनियन भागती है, बेंजामिन भागता है। वहाँ पर जाकर देखा जाता है बॉक्सर जो है नीचे गिर चुका है और उसके चेहरे से, उसके मुंह से खून निकलता है और अपना सर भी जो हिलाने का या ऊपर रेज करने का उसमें ताकत नहीं होती है। क्लाउड वहाँ पर बैठ के उसे पूछती है तुझे क्या हुआ, तो बॉक्सर कहता है कि शायद मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। अभी ये ऑलमोस्ट सेमी डेड पोजीशन में है, लेकिन फिर भी वो उसे क्या कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बगैर भी आप वो सब मिलकर ये विंडमिल को बनाएंगे। यानी कि उसको अपना अपना लाइफ का, अपना डेथ का कुछ लेन देन नहीं है, फिर भी उसे सिर्फ विंडमिल बनाना है। सब लोग बोलते हैं कि इसे इसे हम इमीडिएटली उठाकर जो है ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो स्क्वेयर भाग के आता है वहाँ से। स्क्वेयर कहता है कि ये बहुत बुरी जो घटना है, हमारा बहुत प्रिय और प्यारा जो कॉमरेड है बॉक्सर, इतना वर्किंग काम करता है, उसे ये जो हुआ है वो अभी न्यूज़ नेपोलियन को समझ गई है और नेपोलियन ने ऑलरेडी बॉक्सर को ट्रीटमेंट देने के लिए जो है प्राणियों का जो डॉक्टर होता है वहाँ पर भेजने का फैसला किया है। अभी जैसा ही ये प्राणी जो है डॉक्टर का नाम सुनते हैं
या उस बॉक्सर को बाहर भेजने का नाम सुनते हैं तो इनके दिल में एकदम एक डर छा जाता है, क्योंकि जब से एनिमल फार्म बना है, जब से जोन्स भागा है, वहाँ से कोई भी प्राणी वहाँ से बाहर नहीं गया है। तो बाहर जाना मतलब, ह्यूमन सोसाइटी में जाना मतलब अपने दुश्मनों के हाथ में जाना, ऐसा उनका डर होता है। फिर भी स्क्विलर जो है इन्हें समझाता है कि देखो, बॉक्सर को हम वहाँ पर ही बचा सकते हैं, क्यों तो जिस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे उससे कई गुना बेहतर ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे डॉक्टर लोग करेंगे। इस तरह से इस सारे जो एनिमल्स है इन्हें स्क्विलर अपने बातों में उलझाकर फंसाकर समझाता है। फिर दूसरा दिन एक वैन आती है और वैन में बॉक्सर को क्लोज किया जाता है और सडन खबर फैल जाती है, ये सारे प्राणी काम पे लगे होते हैं। एंड जब भी पता लगता है तो सब आते हैं बॉक्सर को ड्रॉप करने के लिए, हाई करने के लिए, लेकिन बेंजामिन जो है वो वैन पे जो लिखा होता है वो पढ़ता है, एंड पढ़ता है और सबको बोलता है कि अरे मूर्खो, तुम क्या हाई हाई बाय कर रहे हो, आपको मालूम तो है कहाँ उसे लेके जा रहा है। सब प्राणी एकदम मायूस होकर फिर एकदम शांत होते हैं। अब इन्हें तो खुद पढ़ना नहीं आता है, तो बेंजामिन वो पढ़ के दिखाता है, तो उस वैन पर लिखा होता है कि ये स्लॉटर का वैन है, स्लॉटर का वैन है। तो फिर जब क्लोवर और बाकी सब लोग एकदम घबरा जाते हैं, फिर बॉक्सर को चिल्लाते हैं कि बॉक्सर बॉक्सर, तुम्हें वो स्लॉटर के पास में लेके जा रहे हैं, निकल के आ जा। और सारे जो प्राणी है दूसरे, वो गाड़ी के साथ में, वैन के साथ में, वैन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ये सारे उसके पीछे है। और कुछ प्राणियों को लगता है कि जो वैन को खींचने वाले जो घोड़े हैं, उन्हें ये बात बताए, उन्हें समझाते हैं कि आपको मालूम नहीं आप अपने भाई को किधर लेके जा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो भी गधे मतलब वर्किंग क्लास होते हैं घोड़े, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो भगाते हैं, ये पीछे भागते हैं और अंत में जो है उससे वहाँ से लेकर जाता है। फिर वहाँ पर नेक्स्ट दिन को खबर आती है कि बॉक्सर का डेथ हो गया है। और बॉक्सर का डेथ होने के बाद में इनके दिल में सब एक बात तो मालूम हो गई कि इनको बॉक्सर को जो है स्लॉटर के पास में भेजा गया था। अब स्क्विलर जो है ये उलझन दूर करने के लिए वो आता है एज यूजुअल, और वो सबको बताता है कि आप में जो है एक गलत धारणा बन गई है कि बॉक्सर को नेपोलियन ने स्लॉटर के पास में भेजा गया है। और ये उलझन, ये गलत धारणा, ये रूमर इसलिए बनी है कि ये वैन के ऊपर जो कुछ लिखा था वो एक्चुअल में वैन हॉस्पिटल के पहले किसी स्लॉटरर की हुआ करती थी, और हॉस्पिटल ने वही वैन उस स्लॉटरर से परचेस की है, खरीद कर ली है, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा है उसे पेंटिंग करके बदला नहीं गया है। और शायद इसीलिए आप सबको ऐसा लगा है कि जो वैन है स्लॉटरर का है। फिर सारे प्राणी एज यूजुअल जो है स्क्विलर की बातों में आके शांत हो जाते हैं, और मन ही मन में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि चलो, बॉक्सर जो है हैप्पीली उसका डेथ हुआ है और हॉस्पिटल में डेथ हुआ है, या उसका कत्ल नहीं किया गया है, स्लॉटर नहीं किया गया है। ये बात उन्हें सबको इस तरह से जो है फंसाता है। अभी इस बुक में, पूरी बुक में जो है जो पहले 7 कमांडमेंट बन चुके हैं, धीरे धीरे उसमें के जो महत्वपूर्ण कमांडमेंट है वो भी टाइम के अनुसार बदल जाते हैं। सबसे पहले जो कमांडमेंट होती है वो कमांडमेंट ऐसा होता है कि व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, मतलब जो भी 2 कदम 2 पैरों पे चलता है वो हमारा दुश्मन रहेगा। बाद में व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज अ विंग इज फ्रेंड, यानी कि जो भी 4 कदम पे, 4 पैरों पे चलता है और जिसे पंख है वो हमारा मित्र है। तीसरा वहाँ पर यह होता है कि कोई भी जो प्राणी है वो कपड़े नहीं पहनेगा। उसके बाद में कोई भी प्राणी बेड पर नहीं सोएगा। उसके बाद में कोई प्राणी शराब नहीं पिएगा। उसके बाद में कोई प्राणी दूसरे प्राणी को नहीं मारेगा। उसके बाद में सभी प्राणी जो है वो इक्वल है। इस तरह के ओरिजिनल 7 कमांडमेंट होते हैं। अभी इसमें हमने देखा है कि किस तरह से ये अपने आप में बदलते जाते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पहला रूल जो ब्रेक होता है वो होता है 4 नंबर का, यानी कि नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड। क्योंकि जोन्स को भगाने के बाद में, स्नोबॉल को भगाने के बाद में, ये जो नेपोलियन है वो खुद फार्म हाउस में रहने लगता है, और फार्म हाउस में लगने के बाद में बेड पे सोना चालू करता है। और बाद में धीरे धीरे नेपोलियन के कहने पर जो है स्क्विलर और दूसरे जो पिग्स है वही बेड का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। बाकी जो प्राणी हैं वो बेचारे अपने अपने स्टॉल में जो स्ट्रॉ होता है, जो जस्ट लाइक अ बेड, उसे यूज़ करके सोते हैं। उसके बाद में फिर हमने देखा कि जो एनिमल शैल नॉट ड्रिंक अल्कोहल, इसको उन्होंने बदल करके नेपोलियन ने एनिमल शैल नो एनिमल शैल ड्रिंक टू एक्सेस, यानी कि टू एक्सेस को ऐड करके अपने हिसाब से उसे चेंज किया जाता है।
उसके बाद में जो है हमने देखा है कि प्राणियों को उनसे कन्फेशन करवा के उन्हें कत्ल किया गया। अभी वन ऑफ द रूल क्या है इनका कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, लेकिन इसको जो है अपने अनुसार बनाया जाता है, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल एक्सेप्ट फॉर अ वैलिड रीजन विदाउट अ कॉज। तो इसे भी फिर मतलब बदल के अपने हिसाब से किया जाता है। अभी ये बदल इन सारे प्राणियों को समझ में भी आते हैं, लेकिन इन्हें ये ऐसा बताया जाता है कि ये ओरिजिनली ऐसे बने थे, शायद आपका मेमोरी ही कमजोर है, आपने उसको रॉन्गली रिमेम्बर किया है, लेकिन ये जो रूल है, कमांडमेंट है, हमने पहले से इस तरह से बनाया है। तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल जो है, अभी हमको लास्ट चैप्टर जो अभी आज हम देखेंगे उसमें दिखेगा इसका अभी असर क्या होने वाला है। बॉक्सर का डेथ होने के बाद में बॉक्सर का ऑनर में वहाँ पे समाधि बनती है, और समाधि बनने के बाद में वहाँ पर एक स्पीच भी देता है कि देखो बॉक्सर कितना ग्रेट था। उसका एक नारा था, आई विल वर्क हार्डर एंड कॉमरेड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, यानी कि मैं हमेशा काम करूंगा, मेहनत करूंगा, और नेपोलियन हमेशा सही है। ये उसका जो नारा है, ये उसका जो प्रिंसिपल है, सारे अदर प्राणियों के लिए एक प्रेरणा है, और सारे जो प्राणी है इस प्रेरणा से खुद ये मानेंगे, ये इसके ऊपर काम करेंगे और बिहेव करेंगे कि आई विल ऑलवेज वर्क हार्डर एंड कॉमरेड नेपोलियन ऑलवेज राइट, यानी कि बाकी सारे प्राणियों को बॉक्सर के वैसा ही आप बनो, इस तरह का जो है वहाँ पर स्पीच देता है। उसके बाद में लास्ट चैप्टर अभी हम देखते हैं। अभी इसी तरह साल निकल जाते हैं, कई साल निकल जाते हैं, और वहाँ पर जो है रिबिलियन जो होता है, क्रांति जो होती है, वो क्रांति एक्चुअल में जिसने किया हो या जिसे याद भी हो, ऐसा कोई वहाँ पर बचता नहीं है एक्सेप्ट क्लोवर, बेंजामिन, मोजेस एंड अदर फ्यू पिग्स, यानी कि बॉक्सर की कंपेनियन क्लोवर और बॉक्सर का दोस्त बेंजामिन, और ये जो धर्मगुरु है मोजेस, वो उसे छोड़कर, और कुछ पिग्स यानी कि इंक्लूडिंग स्क्विलर एंड नेपोलियन हिमसेल्फ और दूसरे कुछ पिग्स, इन्हें छोड़कर जो है बाकी कोई बचा नहीं है जो क्रांति को जाना हो या क्रांति उसने की हो। अभी मरियल डेड होती है, ब्लूबेल, जेसी, पिंचर, ये जो कुत्ते सब डेड होते हैं, जोन्स भी, उसका भी डेथ होता है। अभी यहाँ स्नोबॉल का पता नहीं है, स्नोबॉल को सब लोग भूल गए, कहाँ गया पता नहीं किसको। बॉक्सर का भी स्मृति सब एनिमल से निकल गया है। क्लोवर बाय दिस टाइम पूरा वो बूढ़ी हो चुकी है। इनफैक्ट वो जो रिटायरमेंट का एज घोषित हुआ है, हमने देखा है कि घोड़े के लिए जो है 12 साल का जो था एज था, रिटायरिंग एज था, लेकिन अभी वो उससे क्रॉस करके 2 साल और ज़्यादा हो गया, 14 साल की हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन एक्चुअली में जो है कोई भी प्राणी जो है उसे एक्चुअल में रिटायर नहीं किया गया है, उनसे मरते दम तक वहाँ पे काम लिया जाता है। एंड इस तरह से इस एज में भी जो है वो बेचारी काम करती है। अभी नेपोलियन जो है एकदम भयानक, मतलब परफेक्ट मैच्योर टाइप का बोर बन जाता है। और जो स्क्विलर होता है, स्क्विलर खा खा के इतना बड़ा हो जाता है फैटी कि अभी इसको अपने आंखों के बाहर देखना है, इससे शायद बहुत डिफिकल्टी जाता हो। और बेंजामिन जो है वो पहले से ही जैसा मतलब इंडिफरेंट है, ऐसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा बॉक्सर के डेथ होने के बाद में थोड़ा सा उसमें गंभीरता है, थोड़ी बढ़ जाती है, इतना थोड़ा सा चेंजेस होता है। और अभी इसके साथ में वहाँ पर एनिमल फार्म पे बहुत अलग अलग नए नए प्राणी शामिल हो गए। अभी वहाँ पर क्लोवर को छोड़ के दूसरे नए 3 हॉर्सेस है, यानी कि वर्किंग क्लास जो है यहाँ पर अभी उसका तादाद जो है यहाँ पर बढ़ गया है। नए जो हॉर्सेस है ये बॉक्सर के वैसे ही बहुत काम करने के लिए नंबर 1 है, और उनका भी नारा होता है कि हम हमेशा अच्छा काम करेंगे। लेकिन बॉक्सर कम से कम ABCD का D तक गया था, अब ये जो है ये सिर्फ A और B तक अटके है, पढ़ना नहीं आता है। इसके लिए जो रिबिलियन होता है, जो एनिमलिज्म का प्रिंसिपल्स हो और जो इतिहास हो, इन्हें खुद को कुछ पता नहीं होता है, और इन्हें जो भी कहा जाता है वो उसे खुद बिलीव करते हैं। अभी इनको थोड़ा सा क्लोवर के लिए रिस्पेक्ट है, बिकॉज सेम जाति के होने से सारे प्राणियों के साथ में जो है फार्म का जो है वो प्रॉस्पेरिटी एकदम बढ़ गया है, वो पहले से बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से ज़्यादा उसका फैलाव भी हो गया, क्यों तो नेपोलियन ने बाजू की जो खेती है उसे भी परचेस कर लिया है विलिंगटन से, और वहाँ पे विंडमिल भी क्रिएशन हो गया, पूरा परफेक्ट विंडमिल बन के खड़ा हुआ है। अब विंडमिल के साथ में जो है उन्होंने एक थ्रेशिंग मशीन बना लिया है, उन्होंने एक एलिवेटर बना दिया है,
और उन्होंने कई सारे नए बिल्डिंग का भी निर्माण किया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो विंड मिल बन के खड़ी होती है उससे लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर का निर्माण होना था और जिसे स्नोबॉल ने ओरिजिनली बताया था उसके लिए लेकिन उसका यूज नहीं हुआ है। अभी एनिमल्स को ये कहा गया है पहला विंडमिल होने के बाद में अब हमें दूसरा विंडमिल तैयार करने का है, लेकिन ये विंडमिल होने के बाद में जो उससे जो लग्जरी मिलने वाली थी इन एनिमल को, उस लग्जरी के लिए विंडमिल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि नेपोलियन ये कहता है कि ये आराम करना मतलब जो काम नहीं करना, ये जो बात है ये हमारे एनिमलिज्म के खिलाफ में है। और ये कहता है कि सबसे ज़्यादा सुख अगर किसी बात में है तो वो है हार्ड वर्क में। तो राजा जो है जो प्रजा को किस तरह से काम में लगाता है और खुद जो है बैठकर आराम करता है, खाता है। और हमने देखा था कि ओल्ड मेजर ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो बात कही थी कि आप काम करते हो और जो ह्यूमन बीइंग है वो आपका काम का जो भी कुछ बेनिफिट है खुद के लिए लेता है, आपको इतना ही देता है जिससे आप जिंदे हो, जिसमें आपकी छाती चलती हो। अभी यहाँ तक आने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि नेपोलियन एग्जैक्टली इन्हें ये सीख दे रहा है कि आराम करना मतलब हमारे कम्युनिज्म के यानी कि एनिमलिज्म के खिलाफ में है, एंड हार्डवर्क करना ही जो है वो तुम्हारा सही मायने में देखा जाए तो सुख है, हैप्पीनेस है। अभी इसी वजह से ये बेचारे सबके सब काम पे लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पहला विंडमिल हो गया, दूसरा हो गया, अभी पूरा फार्म जो है एकदम रिच बन गया, एकदम उसमें साधन संपत्ति सुख टाइप बातें बढ़ गई। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, एनिमल्स में ये डॉग्स और पिग्स को छोड़ करके सारे जो प्राणी है वो लेकिन रिच नहीं बने। एंटायर वर्ल्ड में हम देखते हैं पिछले साल में हमने रिपोर्ट भी देखा है कि पूरे वर्ल्ड का प्रॉपर्टी कुछ गुने चुने लोगों के हाथ में है। 30 पीपल आर हैविंग द 65% प्रॉपर्टी एसेट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ये रेशियो यहाँ पे हमें ऑथर दिखाता है। फार्म इज ग्रोइंग रिचर विदाउट मेकिंग द एनिमल्स रिच एक्सेप्ट डॉग्स एंड पिग्स। इस दौरान जो है स्क्विलर हमेशा इसका काम जो होता है कि देखो आपका जो काम है कितना मतलब बढ़िया चल रहा है और इस काम की वजह से कितना बढ़िया हमको नया नया चीज़ें मिलती है, कितना हम प्रॉस्परस होते हैं, कितना हम रिच होते हैं। लेकिन उसके साथ में अभी पिग्स जो है खुद काम नहीं करते हैं, तो ये बैठ के मस्त आराम कर रहे हैं। और लेकिन स्क्विलर ये इनको कैसा पटाता है सामान्य एनिमल को, दूसरे एनिमल को, कि पिग्स जो है वो रोज बहुत एनॉर्मस मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लेबर कर रहे हैं। और उसका काम क्या होता है तो वो कहता है फाइल्स है, रिपोर्ट्स है, मिनट्स है और मेमोरेंडम से। अभी मतलब क्या है, ये जो कागज का जो काम होता है, अभी ऑथर हमें क्या बता रहा है कि ये जो क्लास होता है, हायर क्लास होता है, ये इस तरह का काम करता है कि वो कुर्सी पर बैठा हो और हम जो है उनका सेवा में सर्विंग काम करो। तो यहाँ पर जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि पिग्स के लिए इन्होंने अलग से स्कूल बनवाया था और पिग्स को ये कहा गया था बच्चों को कि आपको जो है बाकी प्राणियों के साथ में खेलना नहीं है। अभी यही पिग्स जो क्लास है एकदम रिच बन गया है और एकदम इसका काम क्या है तो फाइल क्रिएट करने का, रिपोर्ट बनाने का, मिनट्स बनाने का, यानी कि जो एजेंडा जो भी होता होगा मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसे हम कहते हैं, मेमोरेंडम बनाने का, यानी कि पॉलिसी जो नेशन का बनाने का, ये लोग डिसाइड करेंगे और ये लागू हम पे किया जाएगा। जैसा हम क्या करेंगे तो हम क्या सर्विस करेंगे, यानी कि और हमें सीख क्या देता है कि हार्ड वर्क जो है वही हमारा एकदम सुख है, वही हमारी देशभक्ति है। तो इस तरह से यहाँ पे तो हमें सेम चीज़ दिखाने का प्रयास करता है। एक्चुअली जो है ये वर्किंग क्लास जो है एकदम जो हमारा वर्किंग क्लास बोलो या इग्नोरेंट क्लास बोलो, जैसा ये स्क्विलर इन्हें बताता है कि ये वो रोज बैठ करके फाइल्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन ये एनिमल्स को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज मेमोरेंडम एंड व्हाट इज रिपोर्ट एटसेट्रा। ठीक इसी तरह से हमारा जो कॉमन जो मासेस है, किस तरह से कानून आ रहा है, किस तरह से नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं, इसके बारे में इनको कुछ समझता भी नहीं है और इनका कुछ लेन देन भी नहीं होता है। तो ऑथर हमें क्या बताता है कि जनता अगर मूर्ख हो तो उसे किस तरह से आसानी से जो है राजा उल्लू बनाता है। और एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आल्सो विटनेस इन इवन टुडेज प्रेजेंट एरा। अभी ये सब चलते हैं, इनका लाइफ जो है सभी एनिमल का, उसमें कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया है
जैसा लाइफ इनका पहले जोन्स के दिनों में था, यानी कि बगावत के पहले था, वही इनका लाइफ आज भी है। ये आज भी भूखे प्यासे है, आज भी जो है बेचारे स्ट्रॉ के ऊपर सोते हैं और पिग्स जो है वो बेड्स पे सोते हैं। आज भी जो है इन्हें पीने का पानी जो है अच्छा नहीं मिलता, इन्हों पूल का पानी पीना होता है। आज भी इनको दिन रात फील्ड में ही काम करना होता है, लेबर करना पड़ता है। आज भी ये बेचारे सर्विंग करते हैं और विंटर में इन्हें अपने ढकने के लिए कुछ कपड़ा नहीं है, तो विंटर में इन्हें सर्दी से कोल्ड से तकलीफ होती है और समर में जो है इन्हें मक्खियों से तकलीफ होती है। इन्हें ये तक पता नहीं, ये सब अब भूल गए कि रिबेलियन होने के बाद में इमीडिएटली जब तक स्नोबॉल वहां पर था, किस तरह से ये लोगों ने अच्छा तरीके का हैप्पी लाइफ एंजॉय किया था, वो कैसा था ये तक उनके मेमोरी से निकल गया है। लेकिन हमने क्रांति किया है और आज हम जो कुछ भी काम करते हैं अपने खुद के लिए करते हैं और हम किसी के नौकर नहीं है, और हम वी आर प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ दिस एनिमल फार्म, दैट इज द ओनली फार्म मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द एनिमल। इस बात को लेकर के उनमें हमेशा एक गर्व आता है और इसमें ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लाइफ है पहले से बदतर बन गया है। लेकिन इनके दिल में से, इनके मन में से सेंस ऑफ ऑनर कभी गया नहीं है, यानी कि वी आर प्रिविलेज्ड मेंबर, इसका जो सेंस है, सेंस ऑफ ऑनर जो है वो इनसे मन से कभी गया नहीं। इसी बात को स्क्विलर जो है उन्हें हमेशा याद दिलाता है कि देखो अब तो मतलब तुम खुद के राजा हो, खुद के मालिक हो, सब लोग इक्वल है, सब समान है। ऐसा यहाँ पे ऑथर आगे कहता है कि साल में इन्हें सेलिब्रेशंस करने होते हैं। अभी सेलिब्रेशन कौन से है, तो नेपोलियन का बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, बैटल ऑफ आउशेड का जो दिन है उसका सेलिब्रेशन होता है, बैटल ऑफ विंडमिल है उसका सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद में नेपोलियन जब भी बाहर आता है साथ में ट्रम्पेटियर लेके आता है, कुत्तों को लेके आता है, तो उस टाइम को भी सेलिब्रेशन होता है, उस टाइम को भी भाषणबाजी होती है, उस टाइम को भी सब बड़ा बड़ा इवेंट होता है। तो अभी यहाँ पर जो है गन का फायरिंग होती है। तो ऑथर कहता है कि जब भी गन का फायरिंग होता है उसका जो बूमिंग आवाज होता है, तो इस बूमिंग आवाज के साथ में सारे प्राणियों का जो हृदय है, जो हार्ट है, वो प्राइड के साथ में भर जाता है। मतलब उनमें एकदम से प्राइड जाग जाता है कि देखो ये हमारा क्रांति है, हमने क्रांति किया। लेकिन उसमें बेचारे ये भूल जाते हैं कि उनका जो स्टमक है, उनका जो बेली है वो एम्प्टी है। अभी जैसा भी भाषणबाजी चालू होती है तो भाषण क्या होता है, दे टॉक और द स्पीच बिकम्स टर्न टुवर्ड्स ओल्ड हीरोइक डेज, जोन्स को हमने किस तरह से भगाया, किस तरह से हमने बगावत की। नो क्रिएचर अमंग देम वेंट अपॉन टू लेग्स एंड नो क्रिएचर कॉल्ड एनी अदर क्रिएचर मास्टर एंड ऑल एनिमल्स वर इक्वल। अभी ये जो बात है स्किलर हमेशा उन्हें आके बताता है कि देखो अभी यहाँ पे सब के सब प्राणी जो है चार पैरों पे चलते हैं, कोई भी दो पैरों पे चलने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं है। नो क्रिएचर कॉल्स अदर क्रिएचर एज अ मास्टर, मतलब तुम किसी को मास्टर नहीं कहते हो, मैंने कि तुम सब इक्वल हो। एक दिन स्क्विलर जो है सारे बकरियों को एक दूर जगह पर लेके जाता है, जो उनके फार्म में एक कोना होता है निग्लेक्टेड, वहां पर वो सबको लेके जाता है और दिन भर उधर वहां रखता है और शाम को बोलता है कि आपको इधर ही रुकना हो, आप इधर नहीं आने का, बाहर नहीं आने का। ऐसा पूरा एक हफ्ता चलता है और इस एक हफ्ते में जो बकरियां जो है उन्हें दूसरा कोई प्राणी बाहर का जो है उन्हें देख भी नहीं पाता है। और स्क्विलर जो है दिन में का बड़ा समय सवेरे से लेकर शाम तक उनके साथ में रहता है। और जब भी बात बाहर निकलती है कि मतलब वो बकरियां उधर है और स्क्विलर उधर जाता है, कुछ चल रहा है, तो फिर वो कहता है कि देखो कि ही इज टीचिंग सम न्यू सॉन्ग टू द शीप, फॉर दैट प्राइवेसी वाज रिक्वायर्ड। इस तरह से जो बाकी को कहता है कि ये स्क्विलर उन्हें कुछ सिखा रहा है। बाद में फिर अचानक से वो सारा उनका शायद वो जो कुछ भी सिखा रहा है वो काम हो जाता है। अभी 7-8 दिन के बाद में बकरियां बाहर आती है। बाहर आने के बाद में उस शाम को जो है सारे प्राणी अपना अपना काम पे लगे हैं, ऑलमोस्ट काम करने का काम करके अपने फार्म हाउस की तरफ रिटर्न हो रहे। उस टाइम को क्लोवर एक बात देखती है और जैसा ही देखती है तो उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता है, एकदम आवाज से एकदम नेइंग वॉइस में एकदम चिल्लाती है और उसको इस तरह से करते हुए देखकर सारे एनिमल उसके पीछे भागते हैं, उसकी ओर भागते हैं कि उसने क्या देखा है। तो वो जो देखा होता है या ऐसा होता है, जो पिग है यानी कि जो स्क्विलर है वो सिर्फ 2 पैरों पर चल रहा है, यानी कि पिछले जो 2 पैर है
उसके ऊपर चल रहा है, ह्यूमन बीइंग जैसा दो पैरों पर चलता है उस तरह से जो है स्क्यूलर चल रहा है। अब इसे देख करके ये मतलब 2 लेग्स बैड 4 लेग्स गुड, ये जो बात है, ये जो इनका बेसिक कमांडमेंट है, इसमें एकदम अभी क्या हुआ है कि प्राणी जो पिग है वो खुद ही 2 पैरों पे भी चलने लगा है। तो सारे प्राणी एकदम परेशान होते हैं कि क्या हुआ। अब इससे खतरनाक बात क्या होती है, पहले अकेला स्क्विलर जो है सामने 2 पैरों पे दिखता है, उसके बाद में उसके पीछे पूरा का पूरा पिग्स जो है, जितना भी उस खेती पे पिग्स है, उस सारे के सारे प्राणी एक लाइन में, एक अपने अपने 2 पैरों पे एक डिसिप्लिन्ड मैनर में एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो सामने आते हैं। और उसके सामने जो है नेपोलियन अपना जो कुत्तों का जो बैटरी है, कुत्तों का जो कंपनी है, एकदम मैजेस्टिक, एकदम सीधा, एकदम डिक्टेटर के वैसा सामने आता है। और सारे उसके पीछे जो पिग्स है एकदम डिसिप्लिन्ड मैनर में 2 पैरों पे चल रहे हैं। और नेपोलियन एकदम बढ़िया लेवल के कपड़े पहना है एंड उसके हाथों में जो है एक व्हीप है, यानी कि जिसे हम कोड़ा कहते हैं। सारे के सारे पिग जो है 2 पैरों पे है एंड इसे देख करके जो सामान्य लोग है, सामान्य एकदम उनमें डेडली साइलेंस बढ़ गया, एकदम अमेज्ड है, टेरिफाइड है, हडलिंग है एंड एक दूसरे को देख रहे हैं कि अभी कहना क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मीनवाइल ये कुत्तों को जो ग्राउलिंग जो डॉग्स है उनकी वजह से इनके माइंड में इतना टेरर है कि इनके माइंड की बात कभी बयान नहीं कर सकते। अभी इतना होने के बाद में, अभी ये देखने के बाद में शायद वो कुछ कहने वाले थे, मतलब इतना गलत बातें उन्होंने अभी तक सस्टेन किया, लेकिन अब ये जो बात थी कि ह्यूमन बीइंग के वैसा ही तुम 2 पैरों पर चल रहे हो, इसके खिलाफ में बगावत करने का थोड़ा सा चांस यहाँ पे स्टार्ट होता है। तभी जो है उतने में ये जो शिप होते हैं 7 दिन छुप के बैठे हैं कहाँ, तभी उन्हें कुछ टीचिंग किया गया है, वो उनका काम चालू होता है। अभी वो क्या कहते हैं, उनका ब्लीटिंग पहले क्या हुआ करता था, 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड। अभी बैड की जगह पर यहाँ पे बेटर नाम का शब्द आया है। अभी ये 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बेटर, 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बेटर नाम का ब्लीटिंग है, कंटिन्यूसली चलता है ताकि जो पॉसिबल आवाजें है वो एकदम थम जाए। और ये जब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक एकदम पूरा चांस ही, मतलब अपोज करने का चांस ही निकल गया है। और ये पिग्स का जो प्रोसेशन है सारे पिग्स का पैरों के ऊपर, ये धीरे 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 एकदम उनका जो मार्किंग है निकल जाता है, अपने अपने जगह पे फार्म निकल जाता है। अब बेंजामिन है वहाँ पे ठहरा हुआ, सब देख रहा है, क्लोवर है ठहरी, सब देख रही है। तो क्लोवर उसे बेंजामिन को कहती है, बेंजामिन ये क्या है, क्या चल रहा है, और चलो जाकर देखते हैं कि जहाँ हमने 7 कमांडमेंट लिखे थे वहाँ पे उसमें कुछ चेंज बदलाव तो नहीं, क्या एग्जैक्ट क्या है। तो फिर जाते हैं वहाँ पर। वो कहती है, क्लोवर कहती है कि मेरी आंखों में उस तरह का दृष्टि पहले के वैसा तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वाल जो है कुछ मुझे डिफरेंट दिखाई दे रही है। जहाँ पे 7 कमांडमेंट लिखे उसमें कुछ बदलाव मुझे लग रहा है और मुझे मेरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे पढ़ने में ज़रा मदद कर। तो बेंजामिन जो है एकदम उसका साइलेंस ब्रेक करके वो पढ़ने को चालू करता है। अभी जहाँ पर 7 कमांडमेंट थे वो सारे के सारे 7 कमांडमेंट बदल के वहाँ पे सिर्फ अभी उसके जगह पे एक ही कमांडमेंट है, और वो ऐसी है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। मतलब सारे एनिमल्स समान है, लेकिन सब कुछ एनिमल्स, कुछ प्राणी जो है दूसरे प्राणियों से ऊंचे है। अभी एग्जैक्टली दिस लाइन इज reminding me of a great quote of Dr. Baba Saheb Ambedkar when he says, all are slaves of caste but all slaves are not equal in the status। दूसरे दिन एनिमल्स को यह देखकर ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं लगा जब उन्होंने देखा कि सारे जो पिग्स है उन्हें सुपरवाइजिंग का काम दिया गया है और उनके हाथों में सब व्हिप्स है, यानी कि कोड़े है। अभी पहले इन्होंने जब देखा एनिमल्स ने कि सारे कमांडमेंट्स को बदला कर एक ही कमांडमेंट में परावर्तित किया गया है, वही इतना स्ट्रेंज था कि अभी शायद उन्हें उसके आगे यह बात कुछ स्ट्रेंज ना दिखी। उसके साथ में नेपोलियन जो है अपने मुंह में पीने का जो पाइप होता है लाइक सिगरेट, वो लेकर घूम रहा है
इस तरह से अभी सारे पिग्स जो है सारे एनिमल्स के पीछे सुपरवाइज़र हाथ में कोड़ा लेकर काम करवा कर ले रहे हैं। इस तरह से एक वीक गुजर जाता है और दूसरे वीक में सारे एनिमल ये देखते हैं कि बाजू का जो फार्म है वहाँ पर से एक फार्मर लोगों का डिपुटेशन आता है और वो डिपुटेशन एक डॉग कार्ट्स में आता है एंड उन्हें सारा का सारा एनिमल फार्म दिखाया जाता है और ये एनिमल सब देखते हैं कि बाजू के जो लोग हैं वो इनका एनिमल फार्म को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद में शाम आती है। शाम को जो है उनका जो फार्म हाउस का जो बान है वहाँ से बड़ी बड़ी हंसी और बड़े बड़े गाने की आवाज़ आती है एंड सडनली जो आवाज़ें है मिक्सअप होती सुनाई देती है। एनिमल ये सब सुन के इनमें एक जिज्ञासा पैदा होती है और वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है। वो देखने के लिए फिर ये सारे एनिमल जो है धीरे धीरे छुपकर उस फार्म हाउस की ओर जाते हैं एंड उसमें क्लोवर जो है उन सब के आगे होती है और ये सब डरे हुए सहमे हुए हैं और जाकर देखते हैं एंड धीरे से उस फार्म हाउस के विंडो को थोड़ा सा हटा के वहाँ से पीपिंग करना चालू कर। राउंड टेबल है, राउंड टेबल के एक और आधा डजन फार्मर्स है और दूसरी ओर आधा डजन एमिनेंट पिग्स है और नेपोलियन जो खुद है वो सीट ऑफ ऑनर की जगह पर बैठा है एंड सब के सब पिग्स जो है एकदम आराम से बैठे हुए हैं और उनके हाथों में पत्ते हैं, गेम ऑफ कार्ड्स एंड साथ ही साथ में उनके हाथ में कुछ पीने का जग है, उसमें बियर भरी है और ये जो जग्स है वो एक के बाद एक भरे जा रहे हैं और फिर उसको एम्प्टी किया जा रहा है और मतलब इस तरह से उनके सामने नज़ारा है। उतने में जो है फॉक्सवुड का जो मालिक है मिस्टर पिलिंगटन वो खड़ा रहता है और उसके हाथ में बियर का मग भरा हुआ है और वो कहता है कि अभी वो एक छोटा सा भाषण देगा और वो खड़ा रहकर ये कहता है कि दोस्तों हमारे दरमियान अब ये एड्रेस कर रहा है पिग्स को। हमारे दरमियान जो मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग था वो अभी ख़त्म हो चुका है और अभी हमें साथ में मिलकर काम करना है और आगे से इस एनिमल फार्म में जो भी घटनाएं होगी और पिग्स को जो मदद लगेगी वो मदद हम देने को तैयार है और हमारे खिलाफ़ भी जो आपके दिलों में जो नफ़रत थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसट्रस्ट था, वो भी आप निकालें। इस तरह से जो है वो एकदम बढ़िया सा स्पीच देता है और स्पीच देने के बाद में वो बैठ जाता है और उसके बाद में नेपोलियन जो है वो खड़ा होता है और नेपोलियन वो भी कहता है कि मुझे भी एक छोटा सा भाषण देना है और नेपोलियन भाषण देना चालू करता है। अभी नेपोलियन का भाषण एज यूजुअल एकदम छोटा सा टू द पॉइंट इस तरह का होता है एंड नेपोलियन अभी एक क्रिटिसिज्म कहता है कि मिस्टर पिलिंगटन ने उसके पूरे स्पीच में इस जगह को एनिमल फार्म के नाम से रेफ़र किया था। तो अभी नेपोलियन कह रहा है कि मिस्टर पिलिंगटन, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आई हैव अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यू बिकॉज you were referring to this farm as animal farm and that was wrong because the name of this farm is not animal farm but it is manure farm। अभी फैक्चुअली स्पीकिंग बात यह है कि सारे लोगों को अभी पहली बार ही मालूम हो रहा है और खुद नेपोलियन पहली बार ही ये डिक्लेयर कर रहा है कि उस फार्म का नाम जो है अब एनिमल फार्म नहीं होगा बल्कि आगे से मैनूर फार्म होगा। तो इस तरह से इसका जो भाषण है वो ख़त्म होता है। उसके बाद में बड़ी पार्टी इनकी चलती। अभी देखो फाइनली कहाँ से स्टार्ट हुआ था चैप्टर, हमारा पहला मैनूर फार्म से स्टार्ट हुआ था। इतना सारा हो गया, इतना मेहनत किया, सब लोगों ने क्रांति किया, मर गए, बैटल किया दो और पूरे जो खेती को रिच बनाया, प्रॉस्पेरिटी बनाया, लेकिन फिर से हालत क्या हुआ है। जो पहले था, ऑथर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैनूर फार्म मतलब क्या दिखा रहा है, जो पहले जो गवर्नमेंट था जिस तरह से जो
सामान्य लोगों की हालत थी, जहाँ पे ओल्ड मेजर कहता था कि आपका लाइफ कैसा है, स्लेवरी है, लेबरियस है, आपसे पूरा काम करवा के लिया जाता है, लेकिन आपको उतना ही दिया जाता है जिससे आपके शरीर में सिर्फ सांसें चल सके, जिससे आपके शरीर में जो त्वचा है, जो स्किन है, वो वही रह सके। यही हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि पूरा करने के बाद में क्रांति करने वाले लोग ही वो पहले जो था उससे बदतर हालात बना के रखते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑथर इज फाइनली सेइंग टू अस। जेंटलमैन concludes the Napoleon. I will give you the same toast as before, but in a different form. Fill your glasses to the brim. Gentlemen, here is my toast to the prosperity of the manure farm. तो लास्ट में ये थम कर रहा है ऊपर, और ये मेरे तरफ से तुमको टोस्ट है। और यहाँ पे जो है एकदम फुल हार्टी चीरिंग होता है, एकदम भर भर के मग है, भरे जाते हैं, एम्प्टी होते हैं, और इस तरह से इनका पार्टी चल रहा है, मज़ा चल रहा है उस टेबल के ऊपर। अब ये सब देख रहे हैं बेचारे ये एनिमल चुप चुप के से विंडोज़ में से, ऐसा मैंने कहा है। अभी इनमें एक बात स्ट्रेंज यहाँ पे उन्हें होते हुए नज़र आती है कि क्लोवर की आंखें ऑलरेडी डिम है, उसे उतना क्लियर नहीं नज़र आता है, लेकिन कुछ कुछ जो पिग्स थे, किसी को 5 चींस दिखाई दे रहे, किसी को 4 चींस दिखाई दे रहे, किसी को 3 चीज दिखाई दे, लेकिन फिर भी वो नोटिस नहीं कर पा रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट वाज मेल्टिंग एंड चेंजिंग। द अप्लॉज हैविंग कम टू एन एंड, द कंपनी टुक अप देयर कार्ड्स एंड कंटिन्यूड द गेम दैट हैड बीन इंटरप्टेड, द एनिमल्स केप्ट साइलेंटली अवे। तो ये सब देख रहे, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, तो वो वापस निकल गए। बाद में जो गेम रुका था इनका पत्तों का, वो फिर से स्टार्ट होता है, और एनिमल जो है साइलेंटली निकल के आते हैं। तो थोड़े ही दूर गए, कुछ यार्ड से दूर गए, एकदम रुक जाते हैं, बिकॉज पीछे से जो है एकदम आवाज आता है, अप्रोर वॉइसेस आने चालू होती है। ये फिर से जाके देखते हैं कि क्या हुआ। अंदर जाके देखते हैं, देयर वाज अ वायलेंट क्वारल इन द प्रोग्रेस। दे वर शाउटिंग्स, बैनिंग्स ऑफ टेबल, शार्प सस्पिशियस ग्लांसेस, फ्यूरियस डिनायल्स। द सोर्स ऑफ द टेबल अपीयर्ड टू बी दैट नेपोलियन एंड मिस्टर पिलिंगटन हैड ईच प्लेड ऑन एन एस ऑफ स्पेड्स सिमल्टेनियसली। अभी देखो इनका दोनों का एकदम वहां पे झगड़ा हो गया, टेबल बजाना, एक दूसरे को गाली देना, इस तरह का वायलेंट कॉरल चालू हुआ। ये सब फिर से एनिमल देख रहे। अब यहाँ पे 6 प्राणी यानी कि पिग्स और 6 ह्यूमन बीइंग, 12 वॉइसेस वर शाउटिंग इन एंगर, दे वर ऑल अलाइक। अभी यहाँ पे ऑथर देखो हमें क्या ये कर रहा है। अभी यहाँ पे क्रांति करने के बाद में जो क्रांति के जो लीडर है, जो इमिनेंट पिग्स है वो, और ह्यूमन बीइंग जो पहले तुम्हें गुलाम जिन्होंने बना के रखा था वो, अब ये दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे में। नो क्वेश्चन नाउ व्हाट हैड हैपेंड टू द फेसेस ऑफ द पिग। चेहरों को क्या हुआ, किसी को 5 चींस, किसी को 4 चींस, ये जो पहले पैरा में बताया वो क्या क्यों हुआ, व्हाट इज द चेंज, ये क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज ऑथर कहता है द क्रिएचर्स आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन एंड फ्रॉम मैन टू पिग एंड फ्रॉम पिग टू मैन अगेन, बट ऑलरेडी इट वॉज इम्पॉसिबल टू से विच वॉज विच। अभी एनिमल देख रहे, इधर पिग्स को देख रहे, फिर से मैन को देख रहे, फिर से मैन को देख रहे, फिर से खुद को देख रहे। अभी इनके लिए इम्पॉसिबल बन गया कि कौन सा आदमी जो है आदमी है और कौन जो है पिग है। अभी यहाँ पे ऑथर पुस्तक का एंड करता है नॉवेल का। तो ऑथर हमें क्या दिखाया कि जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई और एनिमल यानी कि क्रांति करने वाले जो लोग थे, वो लास्ट में जो है ऑथर हमें बताता है ये दोनों सेम हो गए, यानी कि क्रांति के नाम के नीचे इन्होंने अपने आप को अपने हाथों में सत्ता लेकर के ये खुद बादशाह बन के बैठे हैं, और ये बेचारे एनिमल जो है उनका पोजीशन वहीं का वहीं है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन रशिया, एंड द नेपोलियन इज Stalin. And with this, dear friends, I conclude